क्या रे पब्लिक, मजे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने कश्मीर की करीब 2000 साल की बड़ी घटनाएं देखी और आखिरी घटना में हरि सिंह की विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते ही हमने वीडियो विश्राम की घोषणा कर दी थी। तो हमारा विश्राम और आपका इंतजार खत्म करते हुए आज वहीं से आगे की घटनाएं देखेंगे। तो चलिए करते शुरू। हरि सिंह ने साइन करके भारत में विलय होने का निर्णय लिया तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना के दिमाग का बिगड़ना तय था और इस बिगड़ेल दिमाग को एक बहाना मिल गया था भारत के साथ युद्ध छेड़ने का। पाकिस्तान की कबायली ट्राइबल मुस्लिम सेना ऑलरेडी कश्मीर में आतंक मचा रही थी। ऊपर से ये भाई साहब ने सोचा क्यों ना इंडियन आर्मी कश्मीर में पहुंचने से पहले पाकिस्तान की ऑफिशियल आर्मी भेजकर पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाए। अब सिचुएशन समझिए, दोनों देश अभी अभी आजाद हुए थे। दोनों देश की सेना के कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर्स थे और इन दोनों देश के कमांडर इन चीफ का सुप्रीम लीडर था क्लॉड ओकिनले। गौर कीजिएगा, दोनों देश की आर्मी का सुप्रीम कमांडर एक ही आदमी था। इसका सिंपल सा मतलब है आर्मी का पूरा कंट्रोल अभी किसी भी देश के पास नहीं था। लेकिन जिन्ना को खुजली मची हुई थी, उसे किसी ना किसी तरीके से कश्मीर चाहिए था, तो युद्ध लड़ना था। तो जिन्ना ने पाकिस्तान के वर्किंग कमांडर इन चीफ डगलस ग्रेसी को बोला आर्मी को रेडी करो, कश्मीर पर कब्जा करना है। लेकिन ग्रेसी ने बोल दिया मैं कोई सेना वेना नहीं भेजने वाला। जब ग्रेसी ने मना किया तो जिन्ना ने सुप्रीम कमांडर क्लॉड ओकिनलेक को बोला कि आपका आदमी आर्मी भेजने से मना कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ओकिनलेक ने भी जिन्ना को बोल दिया अगर दिमाग भाड़े पे ना दिया हो तो एक बात समझ लो, तुम दोनों देश की सेना में मेरे ही सैनिक है। तुम लोगों की प्रॉब्लम के लिए इनको आपस में नहीं लड़वा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये युद्ध ब्रिटिश सेना का ब्रिटिश सेना से ही हो जाता है। इस सिचुएशन को ऐसे समझिए कि एक घर है जिसमें एक बाप और बेटा रहता है। उस घर में एक चोर आता है जिसके पास काफी सारे हथियार है और जो बेटा है चोर से बोलता है कि मुझे हथियार दो, मुझे अपने बाप को मारना है। लेकिन वो चोर उस अकल के अंधे बेटे से ज्यादा समझदार है, तो वो हथियार देने से मना कर देता है। अब जिन्ना को समझ में आ गया था कि मेरी दाल नहीं गलने वाली। वैसे पता नहीं जिन्ना ने ये अलग देश क्यों और किसके लिए बनाया था, क्योंकि जिन्ना को एक ही बेटी थी दीना वाडिया, जिसने इंडियन बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, और उन्हीं का पोता नेस वाडिया, जिन्हें आप सब जानते ही होंगे। ये सभी लोग इंडियंस ही रहे हैं। एनीवेज, स्टोरी पे वापस आते हैं। जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हरि सिंह से विलय पत्र पर साइन लिया गया तो माउंटबेटन ने सरदार पटेल और नेहरू को ये सलाह दी थी कि जब भी हालात नॉर्मल हो जाए तो कश्मीर में एक बार प्लेबिसाइट जरूर करवा लीजिएगा। प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह। थोड़ा और डिटेल्स में समझे तो कश्मीरी लोगों का ओपिनियन लिया जाए कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने रहेगा, अलग देश बनेगा या फिर पाकिस्तान से जुड़ेगा। मतलब पिछले 400 सालों से हमारे देश के लोगों को बिना पूछे उनका खून चूसने वाले हमको बोल रहे थे कि जनता की मर्जी से काम कीजिएगा। इस बात का जवाब सरदार पटेल ने क्या दिया होगा वो मुझे किसी किताब में मिला नहीं, वरना उस पर पूरी वीडियो बन सकती थी। खैर, हम तो अंग्रेजों के द्वारा किए गए भारत के टुकड़ों को मिलाकर फिर से एक देश बना रहे थे, किसी को गुलाम नहीं। लेकिन जनमत संग्रह की इस बात पर नेहरू किसी की सलाह लिए बिना ही हामी भर देते और उनकी सहमति की वजह से हमारे देश की आज की पीढ़ी भी नेहरू से गुस्से में रहती है, क्योंकि भारत की कुल 565 रियासतों में से कुछ ही रियासतें ऐसी थी जहां पर बिना मतलब का ये प्लेबिसाइट किया गया। जाहिर सी बात थी कि पब्लिक के लिए राजा महाराजाओं के कानून से अच्छा था कि एक लोकतंत्र के संविधान के हिसाब से रहना। अब उस समय की पीढ़ी हो या आज की पीढ़ी हो, राजनेताओं की गलतियों पर गुस्सा होने का हक सबको है और पब्लिक के इस गुस्से को मैं गलत साबित करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य इतना समझाना है कि खुद की गलतियों पर वकील बन जाना और दूसरों की गलती पर जज बन जाना ये थोड़ा गलत एटीट्यूड है। बात तो सही है। और वैसे भी किसी भी मामले में एक तरफा सोचने से हमारा दिमाग चलता है, दुनिया नहीं चलती। तो इसलिए अगर आपको नेहरू की प्लेबिसाइट पर सहमति का लॉजिक समझना है तो नेहरू के हिसाब से हमारा देश अभी अभी साम्राज्यवाद से आजाद हुआ था और शायद वो दुनिया के सामने खुद की और देश की छवि को साम्राज्यवादी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उनको किसी भी राज्य की जनता की स्वाधीनता छीनने से थोड़ा परहेज था। और कश्मीर वाले मामले में तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, तो वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में ऐसा मैसेज जाए कि हमने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। शायद इसलिए प्लेबिसाइट पर उनकी सहमति थी। और इसी तरह की प्लेबिसाइट की बात पिछले वीडियो में ये भाई साहब कर रहे थे। लेकिन उनकी बात में और नेहरू की बात में नियत का अंतर था, क्योंकि ये वो आदमी है
जिसने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए थे, जबकि इन्होंने देश के भविष्य के लिए इन सभी संस्थाओं के दरवाजे खोले थे। दोस्तों, आजादी के वक्त कश्मीर में एक पॉपुलर लीडर हुआ करता था शेख अब्दुल्ला, जो हरि सिंह की सांप्रदायिक नीतियों से काफी नाखुश था। राजा हरि सिंह डोगरा हिंदू होने की वजह से कश्मीर में सभी ऊंचे पदों पे डोगरा या फिर अन्य हिंदुओं को ही बिठाया जाता था। हरि सिंह की इन नीतियों के खिलाफ 1946 में शेख अब्दुल्ला द्वारा क्विट कश्मीर आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के लिए अब्दुल्ला को 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। अब्दुल्ला के उस समय के बिन सांप्रदायिक व्यवहार, अच्छी स्पीच और लीडरशिप के कारण नेहरू को ऐसा लगता था कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर के अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छा लीडर बन सकता है, और इसलिए दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। ये दोस्ती को निभाते हुए नेहरू ने 3 साल की जगह 16 महीने में हरि सिंह की जेल से अब्दुल्ला को रिहा करवा लिया था। शेख अब्दुल्ला का उस वक्त का स्टैंड क्लियर था कि उनको कश्मीर पर हरि सिंह या पाकिस्तान का कब्जा नहीं चाहिए था। उनका कहना था कि अगर किसी देश के साथ मिलना है तो भारत के साथ ही मिलना है, और कश्मीर का बड़ा हिस्सा शेख अब्दुल्ला को अपना लीडर मानता था। शायद ये भी बड़ा रीजन था कि नेहरू जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए आश्वस्त थे, और वैसे भी बाकी के दोनों रीजन जम्मू और लद्दाख में हिंदू मेजोरिटी थी, तो वहाँ के प्लेबिसाइट का रिजल्ट भारत के फेवर में ही आने वाला था। तो फिर से चलते उस दिन की ओर जब कश्मीर से पाकिस्तानी कबायली सेना को खदेड़ने के लिए भारतीय हवाई जहाज श्रीनगर पहुंच गए थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, शेख अब्दुल्ला को पिछले दिनों में ही नेहरू ने जेल से रिहा करवा लिया था, और इसी का कर्ज चुकाते हुए शेख अब्दुल्ला ने भारतीय सेना का वेलकम करने से लेकर पाकिस्तान की सेना को श्रीनगर से भगाने की प्लानिंग में पूरी मदद करी। दोस्तों, ये शेख अब्दुल्ला ने 1932 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस को शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला और पोता ओमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। तो इस तरफ इंडियन आर्मी ने 27 अक्टूबर 1947 से ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था, और करीब 2 महीनों में कश्मीर का काफी हिस्सा उन भेड़ियों से आजाद करवा लिया था। इस सिचुएशन में नेहरू 31 दिसंबर 1947 के दिन यूएन पहुंचते पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की कंप्लेंट लिखवाने। दोस्तों, जब ये मामला यूएन में पहुंचा तो जिन्ना ने यह कबूल कर लिया था कि कश्मीर में ये जो भी आतंकी गतिविधियां हो रही है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है। लेकिन फिर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका और इंग्लैंड ने एक बड़ा झटका देते हुए भारत के खिलाफ स्टैंड लिया था, और 21 अप्रैल 1948 के दिन यूएन ने अपना 3 मुद्दों का रिजोल्यूशन दिया, जिसको शॉर्ट में समझा जाए तो सीज फायर, यानी कि गोलियां नहीं चलेगी, सेना जिस जगह पर है वहीं पर रुक जाएगी, और उसी जगह से कंट्रोल लाइन बनाकर बातचीत से आगे का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और ये रिजोल्यूशन तब से अप्लाई होगा जब दोनों देश इस पर अपना एग्रीमेंट देंगे। इसमें से सीज फायर को लागू किया गया 31 दिसंबर 1948 के दिन, और उस दिन जहां पर दोनों देश की सेना खड़ी थी उस लाइन को बोला गया लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एलओसी। अब दोस्तों, काफी लोगों का सवाल होगा कि नेहरू के एग्रीमेंट के बाद भी आज तक कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब भी इसी यूएन के रिजोल्यूशन में दिया गया था कि जब पाकिस्तान अपनी सेना को कश्मीर से वापस बुला लेगी तब कश्मीर में जनमत संग्रह किया जाएगा। ये अकेला मुद्दा है जो भारत के पक्ष में था। जब तक ये युद्ध रुकता है तब तक शेख अब्दुल्ला का कद कश्मीर में काफी बढ़ चुका था, और हरि सिंह बिल्कुल बैकग्राउंड में जा चुके थे। एलओसी के बनने के बाद सभी को पता था कि पाकिस्तान की सेना नजदीकी भविष्य में कब्जे में लिया हुआ कश्मीर खाली करने वाली नहीं है, पर तब तक जनमत संग्रह की भी कोई संभावना नहीं है। तो जब तक जनमत संग्रह नहीं होता तब तक कश्मीर पर भारत द्वारा किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए ये तय करने के लिए शेख अब्दुल्ला को उस संविधान सभा का मेंबर बनाया गया जो पिछले 3 सालों से भारत के संविधान बनाने पर काम कर रही थी। इस संविधान सभा द्वारा सबकी सहमति से कश्मीर के लिए स्पेशल आर्टिकल 306A लिखा गया, और इसी आर्टिकल को संविधान के फाइनल ड्राफ्ट में 370 नंबर पर लिखा गया। लेकिन ये दिमाग में रखना, ये आर्टिकल संविधान के जिस भाग में लिखा गया था वो टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। अब ये आर्टिकल 370 और 35 में जम्मू कश्मीर के लिए क्या स्पेशल प्रावधान थे ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पहले सुन लेते हैं कश्मीरी पंडितों की आपबीती। हमारे देश के इन नागरिकों के हालात पर सबसे ज्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि आजाद भारत में पहली बार धर्म के आधार पर किसी समूह को बेरहमी से टारगेट किया गया था। दोस्तों, किसी भी देश में किसी भी जगह पर अगर धर्म को लेकर इंसानों को टारगेट किया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि सबसे घटिया लोग पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। अगर आपको कभी भी लगने लगे कि मेरा धर्म या मेरी जाति मेरे पड़ोसी के धर्म या जाति से बेहतर है, तो समझ लेना आप गलत लोगों से मिल रहे हो, गलत अखबार पढ़ रहे हो या गलत टीवी चैनल देख रहे हो। क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब कोई भी धर्म नहीं था ना,
तब भी इंसानियत थी, वरना धर्म बनने से पहले ही इंसान एक दूसरे को मारकर खा चुके होते। एनीवेज, आजादी से लेकर 1983 तक कश्मीर का पॉलिटिक्स जैसा भी रहा हो, लेकिन कश्मीर की जनता में धार्मिक कट्टरता के कोई बड़े किस्से सामने नहीं आए थे। इन शॉर्ट, लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे, लेकिन इंसानियत के दुश्मन बनकर बैठे थे यहाँ के कुछ अलगाववादी। इन अलगाववादी ग्रुप में से कुछ ग्रुप ऐसे थे जो कश्मीर को एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे, और कुछ ग्रुप ऐसे थे जो भारत से कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे। 1982 में कश्मीर के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर का सीएम बनता है। ये फारूक अब्दुल्ला का फिल्म मुझसे शादी करोगी के दुगल साहब जैसा था। ये जब दिल्ली आते थे तो कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा होने की बात करते थे, जब कश्मीर जाते थे तो अलगाववादियों के फेवर में बात करते थे, और जब पाकिस्तान जाते थे तो उनके फेवर में बात करते थे। उस वक्त सेंटर में कांग्रेस थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। कांग्रेस को फारूक अब्दुल्ला का इस तरीके का रवैया पसंद नहीं आ रहा था, और कांग्रेस को यह भी पता था कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेता गुलाम मोहम्मद शाह चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। अगर उनको सपोर्ट देकर सीएम बनाते हैं तो वो कांग्रेस के ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। ये गुलाम मोहम्मद शाह असल में फारूक अब्दुल्ला का जीजा ही था। फिर भी चीफ मिनिस्टर बनने की लालच में अपने 12 एमएलए को लेकर पार्टी से बगावत कर दी और अपनी नई पार्टी बनाई, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने अपने 26 एमएलए का सपोर्ट देकर गुलाम मोहम्मद शाह को जम्मू एंड कश्मीर का नया सीएम बना दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस से बड़ा ब्लंडर हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस के कंट्रोल में रहने की बात तो एक तरफ, ये गुलाम मोहम्मद शाह अलगाववादियों की तरह मजहबी भाषण देने लगा था। लोगों को ये भड़काता था कि कश्मीरी पंडित संख्या में कम होने के बावजूद सरकार के सभी बड़े पदों पर यही लोग बैठे। इसका सही रीजन था कि कश्मीरी पंडित कई सालों से कश्मीर की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटीज में से एक थे। साल था 1986। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी कांग्रेस ही सत्ता पर थी और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। सरकार ने शाहबानो केस में मुस्लिम कम्युनिटीज को खुश करके रखा था। अब इसको बैलेंस करने के लिए हिंदू लोगों के लिए बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए ताकि हिंदू वहां पर भगवान राम की पूजा कर सके। लेकिन बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलते ही कश्मीर में दंगे शुरू होने लगे। अब गुलाम मोहम्मद शाह ने आग में घी डालने का काम किया, यह कहकर कि न्यू सिविल सेक्रेटरी ऑफिस के कंपाउंड में जो पुराना मंदिर है उसकी जगह एक मस्जिद बनवाएंगे। इस बात को लेकर कश्मीरी पंडित भड़क गए और जगह जगह धरना देने लगे, और कश्मीर में हर जगह कौमी दंगे शुरू होने लगे। अब कांग्रेस ने अपनी गलती सुधारने के लिए गुलाम मोहम्मद शाह से सपोर्ट वापस खींच लिया और सरकार गिराकर कश्मीर में गवर्नर रूल लागू कर दिया। कश्मीर के हालात को कंट्रोल में करने के लिए कांग्रेस ने जगमोहन को गवर्नर बनाकर भेजा था। उस समय पर पाकिस्तान कश्मीर के लिए इतना भूखा था कि पाकिस्तान की पीएम बेनजीर भुट्टो भारत के पीएम की जगह जगमोहन को टारगेट करके भाषण देती थी। देख ले वो जगमोहन का जगमोहन हो जाएगा। अब 1987 में फिर से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, और इस बार कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ती है। लेकिन ये इलेक्शन होने तक कश्मीर में कौमी नफरत काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इस नफरत के बीज बोने वाले लोगों ने साथ में मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरुद्ध में इलेक्शन लड़ रही थी। कांग्रेस को अच्छी तरह से पता था कि MUF का पावर में आना नेशनल सिक्योरिटी पर सबसे बड़ा खतरा हो। कहा जाता है कि इस इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला को जिताने के लिए वोट काउंटिंग में काफी धांधली हुई। इस इलेक्शन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है, और इलेक्शन के बाद सरकार द्वारा MUF के लीडर्स को एक के बाद एक जेल में डालना शुरू कर दिया जाता है। सरकार के इस कदम से MUF के भड़के हुए यंग मेंबर्स और सपोर्टर्स ने मिलिटेंट ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। इन लोगों को अब इलेक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और कश्मीर को हथियार के दम पर अपने कंट्रोल में ले लेना चाहते थे। और पिछले धांधली वाले इलेक्शन की वजह से लोगों की सिंपैथी भी इसी ग्रुप्स के साथ थी, इसलिए लोगों के सपोर्ट की वजह से ये ग्रुप पावरफुल बनते गए। पाकिस्तान को इस समय पर एक बड़ा मौका दिख रहा था कश्मीर को भारत से छीनने का। आगे की इन सभी कड़ियों को जोड़ते जाइएगा। बात यह थी कि 1979 से अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के कंट्रोल में हुआ करता था। जाहिर सी बात है, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया जहां पर होगा, अमेरिका वहां पर अपनी टांग घुसाएगा। शॉर्ट में समझाऊं तो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए
अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग और हथियार दिए जाते थे। और ये सब कामों के लिए अमेरिका पाकिस्तान को पैसे भेजता था। पाकिस्तान इनमें से कुछ पैसे और हथियार कश्मीर के मिलिटेंट ग्रुप्स को भेजता था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान मिलिटेंट्स को यह कहकर भड़काता था कि अगर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन जैसे सुपर पावर को खदेड़ा जा सकता है तो ये इंडिया क्या चीज है। अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं तो आपको एक सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाए। और हमारे देश ने कई मौकों पर देखा है कि किसी भी आंदोलन में धर्म को जोड़ दिया जाए तो वो आंदोलन और भी आक्रामक और खतरनाक हो जाता है। और दोस्तों सही बताऊं तो धर्म के लिए लड़ने वाले ये लोग धर्म तो छोड़िए इंसानियत को भी पीछे छोड़ देते हैं। ठीक यही भयानक हालत हुए कश्मीर में, जब मिलिटेंट्स ने एंटी इंडिया के साथ साथ एंटी हिंदू मूवमेंट शुरू कर दी और जगह जगह पर कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा जाने लगा। सड़कों से लेकर मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ये धमकियां दी जाती थी कि कश्मीर को खाली कर दो वरना सबको मार दिया जाएगा। और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वो मुस्लिमों को भी मारा जाता था जो भारत के साथ रहने की बात करते थे। कश्मीर के मीरवेज मोहम्मद फारूक शाह इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से निकाले जाने का विरोध किया था। इन लोगों ने ऐसा आतंक शुरू कर दिया था कि कश्मीरी पंडित टिकालाल टपलू जो कि बीजेपी के बड़े लीडर थे, उनको सितंबर 1989 में दिन दहाड़े मार दिया। इसके अगले ही महीने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जज नीलकंठ गंजू को मार दिया। और इसी साल की 8 दिसंबर को आतंकियों ने तब के भारत के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को किडनैप कर लिया और उसे छोड़ने के बदले में सरकार से 5 आतंकवादियों को छुड़वा लिया। इन लोगों ने जैसे सरकार को अपने घुटनों पे ला दिया था। ये मिलिटेंट्स कश्मीर की सड़कों पर खुलेआम AK-47 लेकर घूमने लगे थे। ढूंढ कर फेमस कश्मीरी पंडितों को मारा जाता था। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे खौफनाक थी क्योंकि उसी दिन फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया था और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर के विंटर कैपिटल जम्मू में शिफ्ट हो चुके थे। गवर्नर जगमोहन को श्रीनगर पहुंचना था लेकिन खराब मौसम की वजह से वो भी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा लग रहा था कि कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए कश्मीर वैली में अकेले छोड़ दिया गया और एक खौफनाक प्लानिंग के साथ उसी रात में सबसे ज्यादा मर्डर्स, रेप और लूटपाट हुई। सबसे घिनौनी बात यह थी कि कुछ घटनाओं में दुकानें और प्रॉपर्टी की लालच में पड़ोसियों ने हिफाजत करने की जगह इन मिलिटेंट ग्रुप्स का साथ दिया और मुखबिरी करके अपने ही पड़ोसी कश्मीरी पंडित को मरवा दिया। ऐसे हालात से बचने के लिए लाखों कश्मीरी हिंदुओं को अपनी सारी जमीन जायदाद छोड़ के कश्मीर वैली से भागना पड़ा और करीब 2 महीने के अंदर ही कश्मीर में हिंदुओं की संख्या 1.5 लाख में से सिर्फ 2700 रह गई। इन घटनाओं को आज 30 साल से ज्यादा हो गए। जिनके पास पैसे थे वो तो दूसरे राज्यों में सेटल हो गए, पर बड़ी संख्या में गरीब और मिडिल क्लास आज भी अपने घर वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों 1990 की वो घटना के बाद अगले 3 सालों में आर्मी ने कई ऑपरेशंस किए और आतंकियों से हजारों की संख्या में काफी एडवांस हथियार बरामद किए। मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये हथियार किसने भेजे होंगे। अब आते हैं आर्टिकल 370 हटाने की कहानी पर। दोस्तों आर्टिकल 370 को हटाना क्यों मुश्किल था इसको कम शब्दों में समझाऊं तो आर्टिकल 370 और 35A को एक दरवाजा समझ लो तो कश्मीर के नेताओं ने 1954 में इस दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था और ये दरवाजा जिस चाबी से खुलता था उस चाबी को फेंक दिया था। जम्मू कश्मीर ने भारत के संविधान से अलग खुद का संविधान बनाया था। ये संविधान को बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में भी एक संविधान सभा बनाई गई थी और इसके लीडर थे शेख अब्दुल्ला। जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बनने के बाद वहाँ पर भारतीय संविधान के सिर्फ 2 आर्टिकल्स लागू होते थे, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 में ये लिखा गया था कि अगर भारतीय संविधान का कोई भी अन्य आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू करना है या हटाना है तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भारत के राष्ट्रपति से अपील करेगी और वो अपील के बाद ही भारत के राष्ट्रपति उस आर्टिकल के लिए अपना ऑर्डर निकालेंगे। ऊपर से आर्टिकल 35A में यह भी जोड़ा गया था कि कोई भी अन्य राज्य का नागरिक कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकता। गले ना उतरने वाली बात यह थी कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। मतलब कि आर्टिकल को हटाने या लगाने की अपील करने वाली बॉडी खत्म कर दी गई। अब भारत के बुद्धिजीवियों का कहना था राष्ट्रपति कभी भी आर्टिकल 370 हटाने का ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं।
और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकती। इस चीज का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर की गिनी चुनी पार्टियों के ज्यादातर नेताओं ने अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काया, अलगाववादियों से मिलकर आर्मी को परेशान किया, प्रो पाकिस्तानी बात करते रहे और जहां हो सकता था वहां पर अपनी मनमानी चलाई। लेकिन 2019 में इन सभी ताकतों के बुरे दिन आ गए। लगातार दूसरी बार जीतने वाली मोदी गवर्नमेंट ने संविधान में लिखे आर्टिकल 370 को अपनी भाषा में समझा। मतलब गवर्नमेंट का कहना यह था, जब संविधान सभा खत्म हो गई है तो उसकी अपील करने की जरूरत भी खत्म हो गई है। और वैसे भी कुछ समय पर पिछले 3 महीनों से जम्मू कश्मीर में गवर्नर लागू था। महबूबा मुफ्ती की बीजेपी के साथ अलायंस वाली गवर्नमेंट जून 2019 में ही गिर चुकी थी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को ऑर्डर निकलवाया गया और आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर भारतीय संविधान को और भी मजबूत कर दिया गया। सारी पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों को अभी सुबह की चाय भी हजम नहीं हुई थी कि वो काम हो गया जो पिछले 70 सालों से अधूरा पड़ा था। कुछ विपक्षी राजनेताओं ने भी इस बात की तारीफ करी कि चलो अब कश्मीर के लोगों को भी डेवलपमेंट के ज्यादा अवसर मिलेंगे, मिलिटेंसी कम होगी और धीरे धीरे लोगों में धार्मिक कट्टरता एक इतिहास बन जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेगमेंट, सबको नहीं मिलता। कश्मीर में बंदीपोरा का वुलर लेक एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी के सरोवरों में से एक है। लद्दाख की सुरू वैली का रंगदम गांव करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। लद्दाख का तुर्तुक विलेज LOC से पहले का आखिरी विलेज है जहां तक हम घूमने जा सकते हैं। और यह भी इतना सुंदर। श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क डेंसिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्नो लेपर्ड नेशनल पार्क है। जम्मू के रघुनाथ टेम्पल में संग्रह की गई है 6000 से ज्यादा हस्तलिपियां जो भारत की अलग अलग भाषा में है। देश की सबसे पहली तैरती हुई पोस्ट ऑफिस श्रीनगर के दाल लेक में देखने को मिल जाएगी। लद्दाख की नुब्रा वैली देश की अकेली जगह है जहां पर 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं। अगर बर्फ की नदी पर चलने का आनंद लेना है तो लद्दाख के चद्दर ट्रैक तक पहुंच जाएगा जहां पर बर्फ बनी हुई झांसकर रिवर देश की अपने आप में एक अनोखी जगह है। कश्मीरी हिरन जिसको हेंगुल भी बोला जाता है जो कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है और काली गर्दन वाला सारस यहाँ का स्टेट बर्ड है। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, बवाल मचा रखा है। दोस्तों चेनाब नदी पर बना रेल ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। पूरा का पूरा स्टील का बना है और -20 डिग्री तक का टेम्परेचर आसानी से झेल लेता है। देश में कहीं पर लोग मोमोज खाते हैं, कहीं पर सूप पीते हैं, लेकिन लद्दाख वाले सूप में मोमोज डाल के पार्टियां करते हैं। कश्मीर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेफ्रॉन यानी कि केसर प्रोड्यूसर है। जम्मू कश्मीर में है 9 किलोमीटर लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो देश की सबसे बड़ी रोड टनल है। इसको पहले चेनानी नसरी टनल भी बोला जाता है। यहाँ की दाल लेक में तैरती सब्जी मार्केट लगती है जिसका गजब नजारा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग गंडोला में देश का सबसे बड़ा रोपवेज नेटवर्क देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाने का सपना लगभग देश के हर एक नागरिक का होता है। इस वीडियो में हम आपके लिए यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना जल्दी पूरा हो। अगर टेररिज्म और गंदी राजनीति का शिकार ना हुआ होता तो आज के मैप के हिसाब से ये तीनों रीजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख टूरिज्म से इतने समृद्ध होते कि देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक होते। दोस्तों मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है लेकिन मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट और चाहिए। देश में टेररिज्म का इलाज तो आर्मी कर ही रही है पर गंदी राजनीति को सुधारने का काम तो हमको ही करना पड़ेगा। अब कोई भी धर्म या जाति से हर बड़े राजनेता के बारे में आपके पास अच्छा या बुरा ओपिनियन होगा ही, लेकिन अच्छा या बुरा तय करने के लिए क्यों ना अपने दिमाग में गाइडलाइन बना दीजिए। कहीं आपका राजनेता वही तो नहीं है जो सामने वाले प्लॉट में चाय की टपरी चलाता था और एक दिन उसी प्लॉट पर कब्जा करके आज वहाँ पर बड़ी सी होटल चला रहा है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग लोकल राजनेता को देखते ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से वोट देकर आ जाते हैं और वहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पावर में हो, पेट्रोल के दाम में 10 रुपए कम या ज्यादा होगा, लेकिन आपकी उसी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के लोकल राजनेता के गुंडे धांधली वाले पेट्रोल पंप चला रहे हैं तो आपका क्या फायदा हो जाएगा ये आपको ही सोचना है। तो इसलिए मेरी विनती है कि देश के अच्छे भविष्य के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं आपका लोकल उम्मीदवार देखकर वोट दीजिए, क्योंकि आपका करप्ट लोकल राजनेता 2 बार हार जाता है तो खुद ही पार्टी उसको लात मारकर भगाती है। तो देश के नुकसान से ज्यादा अच्छा है पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान हो। आपके ये करने से आपका शहर या आपका स्टेट एक गुंडे के पावर में आने से बच जाएगा। पिछले दिनों में जो राजनेता किसानों की बात करके फेमस हो गया, मैंने उसको कभी किसानों के लिए डैम बनवाने की मांग करते हुए नहीं देखा।
और दोस्तों, मेरी आपसे खास विनती है कि जब भी समय मिले तो अपने शहर के मार्केट यार्ड का चक्कर जरूर लगाना और देखना कि धनिया और टमाटर किस भाव पर बिक रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि देश का गरीब आदमी आपके नौटंकी पॉलिटिशियन की वजह से नहीं, देश के किसानों की वजह से वो 2 वक्त की रोटी खा रहा है। क्यों ना हम खुद से ही इतने समझदार बन जाए कि किसी की भी बात सुनकर कोई भी झंडा उठाने की जरूरत ना पड़े। हम खुद ही सोचेंगे, खुद ही देश के लिए फैसले लेंगे और खुद ही देश को आगे बढ़ाएंगे, उसमें ज्यादा मजा है। और दोस्तों, ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय हिंद।